हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे कंबशन एंड फ्लेम। तो हम देखेंगे कंबशन क्या होता है, किसकी वजह से कंबशन होता है, फ्लेम कैसे आता है और एनर्जी क्या होती है, राइट। और एनर्जी कैसे रिवॉल्व कर रही है इनके अराउंड। सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। There are different types of energy that we need to do things like heat energy, chemical energy, wind energy and nuclear energy. Out of these types, the most important one is heat energy. We get heat energy by burning fuels. We use different fuels in our homes, industries and for transportation. Some fuels burns with a flame while others don't produce a flame. In this chapter, we will discover the various types of fuels, understand how combustion occurs and examine the properties of flames. Okay? तो हम अपनी डेली लाइफ में अलग अलग टाइप के एनर्जीज देखते हैं, राइट। जैसे हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, विंड एंड न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। सबसे इन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है? हीट एनर्जी, क्योंकि इससे ही क्या बर्निंग होता है, राइट। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इससे होता है। हमारे घरों में अगर आप देखो, इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्टेशन में, कहाँ पे हीट की वजह से सारी चीज़ें मतलब आगे बढ़ती है, राइट। तो यहीं पे हम देखते हैं अब आगे कंबशन ऑन फ्लेम क्या होता है। सो लेट्स गेट इनटू दिस टॉपिक। सो फर्स्ट इज फ्यूल। व्हाट इज फ्यूल? Fuels are the substances used for producing heat energy. As our body needs food as a fuel to produce energy required for performing various tasks, in the same way all kinds of machines also need fuels to produce energy. All right? जैसे कि जो fuels ऐसे substances जो produce करते हैं क्या? Heat energy, right? Heat energy जो produce करते हैं ऐसे substance को हम क्या बोलते हैं? Fuel. तो जैसे हमारी body को नॉर्मल एक्सरसाइज और अपना डेली रूटीन करने में क्या एनर्जी चाहिए होती है, राइट। वैसे ही जो भी कोई भी मशीन को चलने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है इन अ फॉर्म ऑफ फ्यूल. फ्यूल कम इन डिफरेंट फॉर्म्स. फ्यूल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, compressed natural gas CNG and liquid petroleum gas which is LPG, right. तो ये डिफरेंट टाइप के क्या है फ्यूल्स हैं और हम इनको डेली लाइफ में अपने देखते हैं. CNG देखते हैं, LPG कहाँ का अलग जगह पे यूज होता है, राइट. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स. हाउ आर फ्यूल्स classified? These are classified on 3 different bases on the basis of occurrence. So first is primary fuels. These fuels are used in the same form as they occur in nature. For example, wood, dry leaves, cow dung cakes and agriculture waste. These are used mostly in rural areas for cooking purposes, right? तो प्राइमरी फ्यूल्स क्या होते हैं? एक ऐसे फ्यूल्स जो नेचुरल जिस फॉर्म में अकर होते हैं उसी फॉर्म में क्या यूज करे जाते हैं. जैसे कि वुड हो गया, ड्राई लीव्स, राइट. ये सारे कैसे नेचुरल फॉर्म में यूज करे जाते हैं रूरल एरियाज में फॉर कुकिंग पर्पसेस. सेकेंडरी फ्यूल्स क्या होते हैं? These fuels are obtained from primary fuels after physical or chemical treatment. For example, biogas from animal dung or coke from coal, petrol, kerosene, diesel, paraffin wax, etc. From petroleum and charcoal from wood. Right? तो secondary fuel मतलब ऐसे फ्यूल जो प्राइमरी फ्यूल से हमें मिलते हैं. प्राइमरी फ्यूल को जब हम फिजिकली या केमिकली ट्रीट करते हैं तो हमें मिलते हैं सेकेंडरी फ्यूल. जैसे क्या एग्जाम्पल है बायोगैस. बायोगैस के ट्रीटमेंट से हमें क्या मिलता है? कोल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, केरोसिन, राइट. सो ये सारे क्या हो गए? अब सेकेंडरी फ्यूल्स हो गए, राइट. सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, राइट. सेकेंड क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे? फिजिकल स्टेट. सो सॉलिड स्टेट like wood, agricultural waste, charcoal, coal and coke, right? ऐसे fuels. Liquid fuels like petroleum, kerosene, alcohol and diesel. Next comes the gaseous fuel. Biogas, natural gas, compressed natural gas, right? Another classification is on the basis of their sources. अब sources के basis पे कैसे होता है? Renewable fuels. These fuels are derived from renewable natural sources like plants and animals, right?
तो रिन्यूएबल फ्यूल्स मतलब जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, राइट। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, इनको रिन्यू करा जा सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज. They can be used over the longer period of time as they get replenished readily. For example, fuels obtained from agricultural wastes like paddy, straw, husk, forest residue like wood and bark of trees, and animal waste like cow dung, right? तो जो भी फ्यूल है जो हमें कहाँ से मिल रहा है, एग्रीकल्चरल वेस्ट से, राइट, इन सब चीज़ों से, तो ये क्या रिप्लेनिश हो सकते हैं विद टाइम, है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल फ्यूल्स. Next come the non-renewable fuel. These fuels are derived from non-renewable resources such as fossil fuels, example coal, petroleum and natural gas, or radioactive substances, nuclear fuels, which get exhausted over a period of time. They cannot be replenished readily as they take millions of years to form. तो और क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल टाइप के फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि क्या हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, या फिर न्यूक्लियर फ्यूल्स, राइट. तो ये ऐसे फ्यूल्स हैं जो क्या होते हैं, एक पीरियड के बाद, एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे. दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, राइट, क्योंकि इसको बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में. नेक्स्ट इज फ्यूल एफिशिएंसी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्यूल एफिशिएंसी. The fuels are burned to produce heat. Some fuels produce more heat while other produces less heat. Thus, the efficiency of various fuel can be compared by the amount of heat produced by them. In fact, a fuel is rated by its calorific value. अब देखो, जो फ्यूल होता है उसको बर्न करने से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट, राइट. तो किसी फ्यूल को बर्न करने से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, कोई फ्यूल को बर्न करने से कम हीट प्रोड्यूस होती है. और इसी एफिशिएंसी को फ्यूल की हम क्या बोलते हैं, कैलोरिफिक वैल्यू, राइट. Calorific value is the amount of heat energy released by the complete combustion of 1 kg of a fuel. The heat generated by the fuel when they burn is measured in joules or calories. 1 calorie is equal to 4.18 joules. The calorific value is measured in kilojoules, kilogram, that is kg/kg, right, kg. A fuel with more calorific value releases more energy than the fuel with lower calorific value. The fuel with the higher calorific value is therefore more efficient. Alright, so basically calorific value हमने पढ़ा क्या होता है अभी. तो calorific value basically एक the amount of heat जो रिलीज की गई है कितना, 1 kg of fuel को बर्न करने से, राइट, वो उस फ्यूल की क्या हो जाती है, कैलोरिफिक वैल्यू. ओके, अब जो कैलोरिफिक वैल्यू है, जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम किस में, जूल्स या फिर कैलोरी में मेजर करते हैं, ठीक है. और वो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, किलो जूल्स या फिर किलोग्राम से. ऑल राइट, नाउ अब क्या होता है कि जो फ्यूल है, जो जिसकी ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू मतलब क्या, वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जिसकी कम कैलोरिफिक वैल्यू मतलब कम हीट प्रोवाइड करता है. ऑल राइट, सो इस टेबल में हमें देखने को मिलता है कैलोरिफिक वैल्यूज ऑफ फ्यू फ्यूल्स, राइट. लाइक वुड की है, कोल, बायोगैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, CNG, LPG एंड हाइड्रोजन, राइट. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल्स. Fuels like wood, coal, etc. contain carbon. When these fuels are burnt, they release unburnt carbon particles which form soot. These particles are called SPM, suspending particulate matter, which are responsible for causing respiratory diseases like asthma. Along with it, this unburnt carbon causes a wastage of fuel and pollutes the atmosphere by producing highly poisonous carbon monoxide gas, which may cause respiratory problems and may even prove fatals. Okay, so basically क्या, जो फ्यूल्स हैं जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, राइट, इसमें कार्बन होता है इनमें. तो जब हम इनको बर्न करते हैं तो क्या अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूट, इन द फॉर्म ऑफ सूट. ये जो पार्टिकल्स हैं ये बनाते हैं सस्पेंडिंग पार्टिकुलेट मैटर.
जो क्या बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करते हैं, जैसे क्या अस्थमा, क्योंकि ये एयर में ही सस्पेंडेड रहते हैं, तो ये क्या कॉज करते हैं, अस्थमा। इसी के साथ जब अनबर्न्ड कार्बन जो है वो कैसे, वेस्टेज ऑफ फ्यूल एंड pollutes the environment by producing highly poisonous carbon monoxide gas, right? तो यही पार्टिकल क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोक्साइड गैस बनाते हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को और सीवियर कर देती है, राइट? सेकेंड, द सल्फर कंटेन्ड इन कोल्स forms sulfur dioxide when it burns. Harmful nitrogen oxide, heavy metal and carbon dioxide are also released into the air during the burning of coal. These harmful oxide when dissolved in rainwater causes acid rain, which is responsible for damaging plants, animals, water sources and monuments. Okay, तो जब कोल बर्न होता है तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर भी प्रेजेंट होता है, तो उसके बर्निंग से रिलीज होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑलराइट। और हार्मफुल गैसेस जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, हैवी मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ साथ में रिलीज होती है एयर में। तो जब ये जो ऑक्साइड्स रिलीज हो रही है वाटर के साथ जब मिक्स हो जाती है, राइट, तो क्या निकलता है, एसिड रेन में फॉर्म करता है फिर ये, क्योंकि वही वाटर क्या सर्कुलेशन में जा रहा है, तो क्या करता है, ये एसिड रेन क्रिएट करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, डैमेजिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड वाटर रिसोर्सेज एंड मॉन्यूमेंट्स, राइट। एसिड रेन का इफेक्ट तो आपने देखा ही है। सो नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज। So what is the another harmful effect of burning coal? Burning of coal and oil causes a release of atmospheric pollutants such as sulfur dioxide, nitrogen oxides, carbon dioxide and carbon monoxide. These gases readily form smog that pollutes the air. These gases are called greenhouse gases as they trap the heat in the atmosphere. Carbon dioxide, being the main greenhouse gas, contributes to global warming, which results in melting of polar ice caps and rise in sea levels, leading to flooding of large portions of land on the sea coast. देखो, अब कोल को और ऑयल को बर्न करने से क्या बहुत सारी रिलीज होती है क्या गैसेस, जैसे क्या सल्फर डाइऑक्साइड, राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस होती हैं। तो अब ये एयर में जब डायरेक्टली रिलीज होती है तो क्या कॉज करती है, एयर को पॉल्यूट करती है, और इन गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। क्यों, क्योंकि ये ट्रैप करते हैं हीट एटमॉस्फेयर में, राइट। तो कुछ हद तक ये अच्छा होता है, बट जब ये एक लिमिट के ज़्यादा जब हीट ट्रैप करने लगती है तो क्या होता है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसकी वजह से क्या, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस और ग्लेशियर्स देखते हैं, राइट। सो देयर इज वन इंफॉर्मेशन दैट यू मस्ट नो। डू यू नो फ्रॉम वेयर डज द सन गेट्स एनर्जी? The sun is the most enormous and direct source of energy for all life forms on Earth. The source of energy to the sun was not known until 1939, when a German physicist, Hans Bethe, proposed that sun contains hydrogen atoms in its core. These hydrogen atoms move at a very high speed and join to form atoms of a higher element. A large amount of energy is liberated in the process. This reaction is known as न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑलराइट। तो आपने कभी सोचा है कि सन से हम कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लेते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, राइट, वो तो कॉन्टिन्यूसली बर्न कर रहा है, बट वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? और इनफैक्ट इसका आंसर कब तक, 1939 तक नहीं था दुनिया के पास, और फिर किसने, हांस बेथे ने हमें बताया कि सन के अंदर हाइड्रोजन जो है वो कोलाइड करते रहते हैं, राइट, बहुत हाई स्पीड से ज्वाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, एक हेवियर एलिमेंट बनाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसकी वजह से क्या बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज आइडियल फ्यूल। A fuel which is available at a lower price, burns easily at a moderate rate and also has a high calorific value, is better than other fuel, is considered as ideal fuel. So as the name suggests, ideal मतलब जो बेहतर है, राइट। तो कैसे बेहतर होगा, जो प्राइस में भी लो हो, राइट, इजीली बर्न हो जाए, राइट, और क्या, जिसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो, राइट, जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे, और राइट। तो what are the characteristics of an ideal fuel? It should have proper ignition temperature, all right, ignition temperature बहुत मेंटेन, बहुत प्रॉपर होना चाहिए, जो जल्दी से जल जाए. It should have a
low content of non-volatile matter which remains behind as residue, right? तो मतलब जितना वो जले रेसिड्यू कम से कम होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट, इट शुड रिलीज नो पॉइजनस प्रोडक्ट्स ऑन कंबशन, राइट? तो मतलब क्या, कंबशन के बाद, उसको जलने के बाद कोई पॉइजनस प्रोडक्ट भी ना रिलीज हो, राइट? नेक्स्ट इज इट शुड बी easy to handle, store and transport, right? अगर ये सब easy to handle, store और transport होगा तो क्या होगा, ना तो ज़्यादा expense लगाना पड़ेगा उसको रखने में, कैरी करने में, right? Next, it should have a high calorific value. तो हमारा जितना कम फ्यूल में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी वो बेहतर ही है हमारे लिए, right? Next, it should be cheap and easily available and it should be pollution free, right? Make sense? Now let's go to our next topic, which is combustion. Combustion or burning is a chemical process in which a substance reacts with oxygen and gives off heat and light. The substance that catches fire and burns is said to be combustible. The combustible substance combines with oxygen at a higher temperature and catches fire. It can be fuel such as petrol, diesel or coal, or any other substance such as paper, straw, dry leaves, rubber, plastic, cotton or polyester that catches fire easily. The substances that do not burn easily are called non-combustible. For example, materials like iron, glass, etc. Okay, तो basically combustion क्या होता है? Combustion एक chemical process है जिसमें कोई भी substance क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या हीट और लाइट देता है, राइट? हीट और लाइट देता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो बहुत आराम से इजीली क्या करते हैं, फायर कैच कर लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, राइट? बट वहीं पे कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इजीली बर्न नहीं करते, जैसे कि आयरन। आयरन को बहुत ज़्यादा हीट दोगे, बहुत हीट दोगे, हाई टेम्परेचर दोगे, तब जाके वो क्या थोड़ा हॉट होने लगता है, राइट? तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, राइट? नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन. Combustion can also takes place in absence of oxygen. For example, sodium can burn in atmosphere of chlorine. तो अभी तक हमने क्या देखा था कि जो सब्सटेंसेस होते हैं, राइट, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस उसमें बहुत ज़रूरी है, राइट? बट ऐसे भी कुछ सब्सटेंसेस है जो क्या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कंबशन देते हैं. क्या एग्जाम्पल क्या है, जैसे सोडियम क्लोरीन के एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाता है, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Oxygen which helps in burning is called supporter of combustion, and chemical reaction which takes place with the release of energy is called combustion. Alright? तो जैसे ऑक्सीजन है ये सपोर्ट कर रहा है कंबशन, राइट? ये जलने में उस मटेरियल को हेल्प कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सपोर्टर ऑफ कंबशन, राइट? और केमिकल रिएक्शन जो क्या एक एनर्जी के साथ हो रहा है, एनर्जी उसमें से निकल रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंबशन, राइट? Complete and incomplete combustion. Now let's see what is complete and incomplete combustion. Complete combustion takes place in the presence of sufficient air or oxygen, resulting in the formation of carbon dioxide, water, heat and light. Alright? Incomplete combustion takes place when air or oxygen is insufficient, resulting in the formation of carbon monoxide, soot, water, heat and light. Alright? So as the name suggests, complete combustion मतलब जो कोई भी मटेरियल जो combustion जिसका हो रहा है, राइट? जो क्या केमिकल रिएक्शन जिसमें हो रहा है और वो पूरी की तरह से हीट और लाइट छोड़ पा रहा है, राइट? इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एयर, वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट कम्बशन. इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है. वेयर एज इन इनकम्प्लीट कम्बशन, उस केस में क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ एयर या फिर इनसफिशिएंट एयर में जब कोई भी कॉम्बशन होता है तो उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सूट और वाटर निकलता है विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट. नाउ लेट्स स्टडी द टाइप्स ऑफ कम्बशन. Combustion is mainly of three types. First is spontaneous combustion.
When a substance catches fire suddenly on its own and does not need external heats to start the combustion, such type of combustion is called spontaneous combustion. This combustion is shown by the source substances which have low ignition temperature. The example of spontaneous combustion is combustion of coal dust near the coal mines. This may lead to a major accident, risking the lives of the coal mines worker. Some more examples of spontaneous combustion are given below. तो बेसिकली स्पॉन्टेनियस कम्बशन क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, स्पॉन्टेनियस मतलब जो बहुत तुरंत बहुत जल्दी से क्या फायर कैच कर लेता है, ऐसे कम्बशन को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस कम्बशन, जिसको एक्सटर्नल हीट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, राइट? सडनली जो फायर कैच कर लेता है। ऐसे सब्सटेंसेस का जो इग्निशन टेम्परेचर है, राइट, जिसमें जिस टेम्परेचर में बर्न करते हैं वो बहुत ही लो होता है, इसीलिए हल्का सा हीट होता है और उनको वो बर्न कर जाते हैं, राइट? ऐसे हम कहाँ पे देखते हैं? कोल माइंस में, जहाँ पे कोल डस्ट जो है वो स्पॉन्टेनियसली कंबशन करती है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। You might have heard of major outbreaks of forest fire, especially during summers. This could be caused by even a slight spark of cigarette or a natural cause like lightning or heat of sun, which ignites the dry leaves, twigs, and then the fire spreads through the woods. तो आपने देखा होगा फॉरेस्ट फायर में कोई क्या होता है? कोई एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती कि इतना आग लगाने के लिए कुछ चाहिए। इवन विद द जस्ट अ स्पार्क ऑफ नेचुरल लाइटनिंग या फिर सन की हीट से ही, राइट, वो इग्नाइट हो जाता है और जो ड्राई लीव्स हैं वो क्या बिल्कुल जलने लग जाती हैं और फॉरेस्ट फायर फैल जाती है, राइट? लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। When white phosphorus is kept in air for some time, it automatically catches fire. Thus, phosphorus react with air to form oxide, which is an exothermic reaction. The heat generated ignites the rest of the white phosphorus. To avoid this, it should be stored in water. तो जो white phosphorus होता है वो क्या एयर के साथ रिएक्टिव होता है, राइट? और वो क्या फॉर्म करता है? ऑक्साइड फॉर्म करता है, जो बहुत एक्सोथर्मिक मतलब हीट गिवन रिएक्शन होता है। तो जैसे ही एयर के साथ कांटेक्ट में आता है वो कैसे बिल्कुल जल्दी से इग्नाइट करता है और जलने लगता है, राइट? इसीलिए अवॉइड क्या करते हैं? उसको वाटर में स्टोर करना बोला जाता है, राइट? Next point, sodium when comes in contact with air starts burning. This is why it is stored under kerosene, right? Same happens with what? Sodium. जैसे वो contact में आता है, it starts burning, and that is why it is recommended to store in kerosene. All right. Now let's get to an information. If combustion takes place very slowly and at low temperature, it is called slow combustion. For example, respiration is slow combustion which takes place at a body temperature. All right. तो जो combustion वो एक slow और low temperature में होते हैं उसको क्या हम बोलते हैं? Slow combustion. इसका example क्या हुआ? जैसे respiration, right? ये एक slow combustion का example है, क्योंकि क्यों? कि body temperature पे, right? बहुत कम temperature पे ये हो रहा होता है और बहुत slow process भी है, right? Now let's move to the second part of combustion, that is rapid combustion. Rapid combustion occurs when a substance catches fire instantly, even in the presence of a small burning agent like a matchstick or a lighter, and produces heat and light. In rapid combustion, large amount of heat is released in a very short time. For example, rapid combustions, let's see. So basically rapid combustion क्या होता है? जैसे कि as the name suggests, rapid, right? जो बहुत जल्दी ही क्या कोई ऐसे सब्सटेंस जो बहुत जल्दी फायर कैच करता है एक बहुत छोटे सी चीज़ से, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैच स्टिक से भी, ठीक है, और साथ में क्या हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? रैपिड कंबशन वाले सब्सटेंस, राइट? सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. व्हाट आर द एग्जांपल्स? Lightening up of LPG gas stove in the kitchen which produces heat and light immediately, right? तो तुरंत वो बर्न हो जाते हैं जस्ट विद द मैच स्टिक, राइट? और क्या हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं. अनदर एग्जाम्पल, इफ अ लिटिल एल्कोहल इज टेकन इन पेट्री डिश एंड लाइटेड मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट, द एल्कोहल कैचेस फायर इंस्टेंटली एंड बर्न्स विद अ फ्लेम, राइट? तो एल्कोहल भी क्या रैपिड कंबशन होता है एल्कोहल में भी, राइट? Now let's get to an information.
The characteristic smell associated with LPG is actually that of a minute quantities of smelly sulfur compound, ethyl mercaptan, which is added during refining to warn consumers of gas leaks. तो बेसिकली क्या, जब LPG को बना रहे होते हैं, राइट, जब LPG को क्या रिफाइन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम उसमें एक सल्फर का कंपाउंड डाला जाता है जिसको बोलते हैं मिथाइल मर्कैप्टोन. और वो क्यों डाला जाता है? ताकि उसकी एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है. तो अगर वो लीक होती है गैस, ताकि कंज्यूमर जो हैं, जो लोग हैं, वो क्या सतर्क हो जाएं कि ये गैस लीक हो रही है विच कैन बी हजार्डियस, राइट. इसीलिए एलपीजी में क्या ये सल्फर कंपाउंड डाला जाता है. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट एक्सप्लोजन. A sudden combustion reaction in which large amount of gases are evolved along with heat, light and sound is called an explosion, right? तो एक ऐसा combustion reaction जिसमें एकदम से बहुत ज़्यादा क्या gases evolve होती है, जिसमें क्या heat, light and with sound, right? ऐसे चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऐसे combustion को हम बोलते हैं explosion, right? Examples of explosion are bursting crackers and crude bombs. You might have seen the explosion of crackers during Diwali festival. They explode when they come in contact with a burning splinter, and some explode when pressure is applied on them. One should be careful while handling crackers as they may cause tremendous destruction due to the energy released during the explosive reaction. Alright, तो हमने कहाँ पे देखे एक्सप्लोजिव रिएक्शन? जब बर्निंग ऑफ क्रैकर्स में, राइट. दिवाली के टाइम जो क्रैकर्स जलते हैं उसमें क्या होता है, या तो बहुत ही क्या जो अगर हम किसी से जला रहे होते हैं, लेट्स से अगर मैच स्टिक से, या फिर प्रेशर अप्लाई करने से क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें दिखती है, लाइट, साउंड एंड हीट, राइट. ऐसे रिएक्शंस क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजिव रिएक्शन. नाउ लेट्स गेट टू अ क्वेश्चन. व्हाई डू क्रैकर्स ऑन इग्निशन प्रोड्यूस साउंड? अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है, राइट, कंबशन रिएक्शन में. बट व्हाई डू यू थिंक क्रैकर्स on ignition produce sound? Okay, so you have to find this answer. Now let's get to an information that you must know. Do you know why does a matchstick start burning on rubbing it on the side of the matchbox? तो basically जैसे हम matchstick जलाते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि वो इतनी जल्दी एकदम से वो सिर्फ रब करने से क्यों जल जाती है? So the head of matchstick contains a mixture of antimony trisulfide and potassium chlorate, which is applied on special wood obtained from poplar tree with some glue. The rubbing surface of the matchbox contain what? Powdered glass and small amount of red phosphorus. When the matchstick is struck against the rubbing surface, some of the red phosphorus gets converted into white phosphorus. This immediately reacts with potassium chlorate present in the matchstick head to produce sufficient heat to ignite antimony triphosphate and starts a combustion. So basically क्या होता है कि जो मैचस्टिक होती है, राइट, उसके हेड पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट, राइट. उसको एक स्पेशल वुड से, ग्लू से उसको उसमें कैसे हेड पे मिक्सचर डाला जाता है, राइट. अब जो उसका रबिंग सरफेस है मैच बॉक्स का, उसमें क्या एक ग्लास का क्या पाउडर और रेड फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है. तो जैसे ही आप मैच स्टिक उस पर ऐसे स्ट्राइक करते हो तो क्या होता है, जो रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होता है, राइट. और फिर वो कन्वर्ट होने के बाद क्या रिएक्ट करने लगता है पोटेशियम क्लोराइड उसके साथ, और राइट. तो इससे हीट प्रोड्यूस होती है और फिर जो एंटीमनी ट्राइफॉस्फाइड था वो एक्चुअल में क्या उसका कंबशन होता है. तो वैसे क्या हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट, और राइट. नाउ लेट्स सी द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन. कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो क्या नेसेसरी है कंबशन के लिए? द 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन आर: फर्स्ट, presence of combustible substances, that is fuel. For combustion, the presence of combustible substance is must, such as LPG, CNG and petrol, right? तो एक सब्सटेंस जो फायर कैच कर सके उसका तो नीड है, लाइक, राइट. तो क्या जैसे LPG हो गया, CNG और पेट्रोल. सेकेंड नेसेसिटी, presence of supporter of combustion like oxygen of air. Adequate supply of oxygen is essential for burning. If supply of oxygen is cut off, combustion
stops. So basically और क्या हमें चाहिए, supporter of combustion. जैसे हमने क्या पढ़ा था, oxygen is very necessary, right? Now let's pull your sleeves and do one experiment. Take the candle and light it up. Place the glass jar over the candle and observe for some time. You will observe that candle stops burning after some time. This is because until air is available in jar, combustion takes place. But as all the air is used up by the candle stops burning. This shows that air is necessary for combustion. तो basically आप supporter of combustion, right? जैसे हमने पढ़ा ऑक्सीजन है, इसको कैसे देखोगे, आप एक कैंडल लाइट करोगे और उसको किसके जार से कवर्ड करोगे, राइट? तो आप देखोगे कुछ समय तक तो कैंडल जल रही है, बट कुछ समय बाद वो क्या बुझ जाएगी. द रीजन बीइंग दैट वहाँ का एयर अब खत्म हो गया है, राइट? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. नाउ लेट्स सी द third necessity of combustion, that is attainment of proper ignition temperature. You must have observed that some substances catch fire immediately while others take longer. This is because of different ignition temperature of different combustible materials, right? तो क्या होता है कि जब कोई भी substance, right, combustion हो रहा है, उसका जल रहा है वो, right, तो उसका एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, मतलब जिस टेम्परेचर में वो जलना स्टार्ट होगा वो रीच होना ज़रूरी है, राइट? तो इसीलिए क्या वो इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इग्निशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच अ पर्टिकुलर सब्सटेंस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. A combustible substance will not catch fire as long as its temperature is below the ignition temperature. The substances with low ignition temperature will catch fire easily. Even at room temperature, on the other hand, the substances with a higher ignition temperature will take longer to burn, right? तो ignition temperature क्या होता है? वो temperature किसी भी एक particular substance का जिसमें वो substance burn होना start होगा in the presence of air, okay? तो जो substances जिनका ignition temperature कम होता है, right? low ignition temperature होता है, वो बहुत जल्दी फायर कैच कर जाते हैं इवन एट द रूम टेम्परेचर. बट ऐसे सब्सटेंस जिनका क्या इग्निशन टेम्परेचर हाई है, राइट, हाई टेम्परेचर पे बर्न करना स्टार्ट करेंगे तो उनको ज़्यादा टाइम लगता है बर्न होने में, राइट? इन विलेजेस cow dung cakes and logs of wood are used as fuel for cooking purpose. They sprinkle some kerosene over the wood before lighting the fire because kerosene is highly inflammable and makes the ignition temperature of wood low, due to which even a small spark can ignite the fire. So basically आपने villages में क्या देखा होगा कि जो लकड़ियाँ होती है, राइट, या फिर जो cow dung cakes होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं कुकिंग पर्पस के लिए. और क्या करते हैं जब उनको जलाते हैं उससे पहले हम क्या केरोसिन उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं. अब केरोसिन से क्या होता है कि बहुत इन्फ्लेमेबल है, मतलब बहुत जल्दी जलने वाला है. क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और वो क्या करता है वुड का भी इग्निशन टेम्परेचर कम कर देता है. इसकी वजह से क्या फायर जल्दी जल जाती है. ऑलराइट, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वाइट फॉस्फोरस इज 35 डिग्री सेल्सियस. During summer, room temperature can rise above 35 degrees Celsius and thus white phosphorus get ignited spontaneously. तो जो white phosphorus होता है उसका क्या ignition temperature होता है 35 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो जब गर्मियाँ आती है तो नेचुरली क्या 35 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है टेम्परेचर. तो क्या उस समय white phosphorus spontaneously ignite हो सकता है even at the room temperature, right? Now let's get to an information. The substances having very low ignition temperature that can catch fire and burn easily with the flame are called inflammable substances. For example, LPG, CNG, petrol, alcohol, kerosene, diesel, ether, benzene, etc. are inflammable substances. अब ऐसे substances जिनका ignition temperature बहुत ही कम होता है, right? उनको हम क्या बोलते हैं? Inflammable substances. क्यों? क्योंकि वो fire बहुत जल्दी catch करते हैं, right? Now let's get to a question. Why do we not use petrol in stove as fuel? Alright, तो पेट्रोल का तो ignition temperature कम होता है, but why don't we use petrol in stove? So you have to find this answer. Alright, now let's get to a question. So you have to complete the following statement with the one word. Alright, now
Let's move to our next topic, which is controlling fire. This is a very important and interesting topic. तो अभी तक हमने देखा कि कैसे कंबशन होता है, बट वही फायर को हम कैसे कंट्रोल करें, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Fire is the heat and light that comes from burning materials. Fire has been used by people from thousands of years. If fire is in control, it is very useful, but it gets out of control, it can ruin an entire forest, huge buildings, and even towns. Fire protection is the control and extinguishing of fires. We can prevent substances from catching fire by not allowing its temperature to reach the ignition temperature. This can be shown by the following activity. Alright, तो फायर मतलब क्या, हीट और लाइट का प्रोडक्शन, राइट, जो बर्निंग से आता है उसको हम क्या बोलते हैं, फायर. अब हमने देखा कि जो इग्निशन टेम्परेचर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट, किसी भी चीज़ को जलने के लिए. तो जब कोई भी सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर वो कम होता है तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फायर, ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि उस टेम्परेचर पे हम रीच ना होने दें. मतलब इग्निशन टेम्परेचर तक हम उसका टेम्परेचर अगर बचा के रखें, नहीं रीच होने तो क्या फायर कैच होने से बच सकता है, राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एक्टिविटी. सो पुल योर स्लीव्स अप and take 2 paper cups and fill one of them with water. Heat these 2 cups separately on a steady flame on a candle. You will see that empty paper cup catches fire very easily, but the paper cup filled with the water does not catch fire. This is because the empty paper has nothing but air inside it and burns as soon as ignition temperature is reached, where the paper cup filled with water supplied the heat to the water by conduction. Alright. So, in presence of water, the ignition temperature of the cup is not reached. Hence, the cup does not catch fire. तो आप लोग को क्या करना है, 2 कप लेने हैं, ठीक है, एक में आपको पानी भरना है और एक को एम्प्टी रखना है और दोनों को फिर क्या कैंडल से नीचे से बर्न करना है. सो यू विल ऑब्जर्व कि जो कप जिसमें पानी नहीं था उसने कैच कर लिया फायर जल्दी से, और इनफैक्ट जिसमें पानी था वो अभी तक क्या जला ही नहीं. अब वो क्यों फायर नहीं कैच किया, द रीजन बीइंग जब अंदर जो ग्लास खाली था उसमें क्या सिर्फ एयर थी, राइट. तो जैसे उसको जलाया गया तो उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो गया, बट पानी की वजह से क्या हुआ, दूसरे कप में इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं हुआ, राइट. तो फायर कैच नहीं हुआ. सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. This is how water helps to put out ordinary fire. It reduces the temperature of the substance that has caught fire below its ignition point. The fire thus gets extinguished, right? तो ऐसे ही हम लोग क्या हमने देखा फायर एक्सटिंग्विशर कैसे, ऐसे ही तो आग बुझाते हैं, राइट, उसका इग्निशन टेम्परेचर को लोअर करके. Water is the most familiar and effective extinguishing material, but it can be dangerous if used in the wrong situation. A water extinguisher can put out things like burning wood, paper, or cardboard. However, it does not work well on electrical wires or fires involving inflammable liquids like petrol, oil, etc. In the case of fires produced by electric shock circuit, water is not used at all, because being a conductor, even a good conductor of electricity, it may result in the electric shock, while in case of inflammable liquids, it is not used because water being heavier than oil settles down below the oil and oil continues to burn. Alright, तो जैसे हमने क्या देखा है कि एक्सटिंग्विशिंग के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, राइट. जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड, पेपर, कार्डबोर्ड, इन सब के लिए तो हम वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि सिंपल चीज़ें हैं, राइट. बट कुछ ऐसी चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गई जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नीडेड है, राइट. तो उसमें अगर पानी का यूज़ करेंगे तो क्या हमें शॉक लग सकता है. दैट इज़ वाई जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट में जब पानी से अगर हम आग बुझाते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, राइट. और वैसे ही जैसे इनफ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ऑयल है, राइट, उसको भी अगर हम पानी से बुझाते तो क्या होगा, सिंस जो पानी है वो नीचे ही रह जाएगा और जो ऑयल है, राइट, वो ऊपर उसके तैरने लग जाएगा, और तब भी क्या होगा कि बर्न नहीं हो पाएगा, मतलब हम पानी से आग रोक नहीं पाएंगे. इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
कि आप जिसको बुझाना चाहते हो, राइट, जैसे बर्निंग ऑफ वुड है या फिर इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं या फिर मे बी सम इनफ्लेमेबल लिक्विड्स हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं मटीरियल, राइट. You must have seen buckets full of sand or soda acid fire extinguishers at various places such as petrol pumps, offices, cinema halls, railway stations, bus stands, etc. Fire caused by burning liquid fuels such as kerosene can be controlled by throwing sand or soil over it, right? तो जो ऐसे substances होते हैं जैसे कि electrical wires हो गई, right? तो इन सब चीज़ों में हम क्या यूज़ करते हैं? सोडा एसिड फायर या फिर सैंड, राइट. इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है फॉर व्हाट? एक्सटिंग्विशिंग फायर. ऑलराइट. In every city there are fire stations that are equipped with fire engines, water tanks, ladders and other implements to fight fire. In India, the emergency number 101 connects to fire department. This is a common number for all cities in India, right? तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे सिटी, हर सिटी में क्या स्टेशन है, फायर स्टेशन है, जहाँ पे आग बुझाने के लिए उनके पास सारे औजार हैं, जैसे वाटर टैंक्स हैं, लैडर्स हैं और भी जैसे इंजन्स हो गए, फायर इंजन्स हो गए, राइट. तो एक क्या नंबर है, दैट इज 101. ऑलराइट. तो ये कहाँ पे? फायर डिपार्टमेंट का नंबर है, यूज्ड थ्रू आउट इंडिया. नाउ लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज फायर एक्सटिंग्विशर्स and the mechanism. So let's see the various fire extinguishers work on the following facts. तो कैसे वर्क करते हैं fire extinguishers? First, a fire extinguisher can cut off supply of air to the combustible substance. Right? जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि combustible substance के लिए air कितना support होता है, right? तो extinguishers क्या करते हैं? Cut off कर देते हैं air का supply. A fire extinguisher can bring down the temperature of the combustible substance when below its ignition temperature. तो second चीज़ वो लोग क्या करते हैं? Ignition temperature से उसका जो temperature है वो कम ले आते हैं, right? There are various types of fire extinguishers used for controlling a fire. They are rated according to the type of fire they are desired to be used against. So first, soda acid fire extinguisher is based on the principle of cooling the fire. Cooling the fire. Alright. Soda stands for sodium bicarbonate solution and acid used in the fire extinguisher is sulfuric acid. When acid comes in contact with sodium bicarbonate solution, carbon dioxide gas is liberated. This gas comes out with a stream of water at high pressure. Water puts off the air by lowering the temperature of the combustible material below its ignition temperature, and carbon dioxide cuts off the supply of air to the combustible substance. Alright, तो सोडा एसिड फायर में क्या होता है कि एक सोडा होता है जिसका मतलब क्या है? सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन, राइट. और एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड. तो होता क्या है कि जब एसिड किसके कांटेक्ट में आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. ये जो गैस है ये पानी के साथ रिलीज होती है, राइट, एक बहुत ही हाई प्रेशर के साथ. तो इससे क्या होता है? जो पानी है वो क्या करता है? टेम्परेचर लो कर देता है उस मटेरियल का जो जल रहा होता है और आग बुझाने में हेल्प करता है. वहीं पे साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुई वो क्या कर देती है? वो वहाँ पे ऑक्सीजन का, एयर का सप्लाई कट कर देती है, राइट. तो ऐसे सोडा एज यूज्ड कैसे करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर के लिए. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. At airports and petrol pumps, the fire extinguisher, which is based on the principle of smoothing of the fire, is used. The fire extinguishers are called hydrocarbon fire extinguishers. In such fire extinguishers, sodium bicarbonate containing turkey red oil, sulfated castor oil is used. It also contains dilute sulfuric acid. When it is operated, carbon dioxide is liberated in the form of foam in the reaction of sulfuric acid with sodium bicarbonate done under pressure. The foam covers the whole surface of oil. It cuts off the supply of air, hence fire is controlled. So आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स और पेट्रोल पंप्स में जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है वो किस प्रिंसिपल पे होता है? स्मूदरिंग द फायर, राइट. इस प्रिंसिपल पे यूज करते हैं. अब जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ऐसे उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन फायर एक्सटिंग्विशर्स, राइट. ऐसे एक्सटिंग्विशर्स में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जिसमें
टर्की रेड ऑयल या फिर इसको क्या बोलते हैं, सल्फेटेड कैस्टर ऑयल यूज़ करते हैं, राइट। इसमें और क्या होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ होता है। तो जब ये ऑपरेट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है फोम के फॉर्म में, राइट, फोम के फॉर्म में। जब रिएक्शन किसका होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का काफ़ी हाई प्रेशर में, तो जो फोम रिलीज होती है, राइट, इससे क्या होता है, जहाँ भी ऑयल होता है और जो वो कंबशन में जा रहा होता है तो फोम बिल्कुल कवर कर लेता है। इससे क्या होता है कि एयर का जो सप्लाई होता है ऑयल से वो कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से फायर बुझ जाती है, राइट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। लेट्स सी द थर्ड पॉइंट। You must have seen red sturdy looking cylinders with nozzle at public places like shopping malls, cinema halls, hospitals, schools, etc. These cylinders are made up of metal and are filled with highly compressed carbon dioxide. When the lever situated at the top of cylinder is pressed, the carbon dioxide gas is expelled out at high pressure. Being heavier, carbon dioxide displaces oxygen and surrounds the burning fuel. This breaks the contact of burning substance with the oxygen and the fire gets extinguished. So basically आपने ऐसे रेड सिलेंडर्स तो काफ़ी जगह पे देखे होंगे, राइट। ये फायर एक्सटिंग्विशर्स ही हैं। इनमें क्या होता है, एक नोजल होती है जिसकी वजह से, जिसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, राइट। तो इसके अंदर, एक सिलेंडर के अंदर हाईली कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। तो जैसे ही कहीं पे आग लगती है तो इसमें क्या होता है, नोजल की हेल्प से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू बाहर फेंक की जाती है। अब सिंस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक हैवी गैस है, राइट, तो वो ऑक्सीजन को, वहाँ के एयर को डिस्प्लेस कर लेती है और जहाँ भी जो बर्निंग फ्यूल है उसको सराउंड कर देती है, राइट। इससे क्या होता है, एयर का कॉन्टैक्ट फायर से कट ऑफ हो जाता है, अगेन फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है, राइट। नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज फ्लेम। Many of the combustible substances burn with a flame, while others do not produce flame during combustion. Hence, a flame is the region where combustion of fuel takes place. The flame is produced by the substance that vaporize on heating and burn strongly in the presence of air. The solid substance change into liquid, which further change into vapor. However, there are some solid substances that directly change into vapor on heating. Camphor is just one of those substances. So basically फ्लेम क्या होता है, फ्लेम कोई भी जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है जो वो बर्न होता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, फ्लेम। मगर कुछ सब्सटेंसेस रहते हैं ऐसे हैं जो बिना फ्लेम के भी कंबशन करते हैं, राइट। तो फ्लेम एक वो रीजन होता है फ्यूल का, लेट्स से अगर हम कैंडल की बात करें तो ये वाला जो एरिया है हम इसको क्या बोलेंगे, फ्लेम, राइट। तो ये वो एरिया होता है जहाँ पे कंबशन होता है, किसका, फ्यूल का, राइट। मतलब जहाँ पे फ्यूल जलता है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉलिड से पहले किस में, लिक्विड में चेंज होते हैं, फिर गैस में चेंज होते हैं, मतलब वेपर में चेंज होते हैं। बट ऐसे भी कुछ सब्सटेंस है जो डायरेक्ट सॉलिड से किस में, वेपर में चेंज होते हैं, राइट। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज कैम्फर, राइट। इफ यू लुक एट फ्लेम प्रोड्यूस्ड बाय केरोसिन लैम्प, spirit lamp, candle, Bunsen burner and kitchen stoves, you will find some differences in the color of these flames. In fact, the color of the flame depends on the temperature of the flame and the nature of the substance. Okay? So basically आपने काफ़ी आसपास फ्लेम्स देखी होगी, राइट, अपने किचन में देखी होगी, कैंडल में देखी होगी, राइट। तो इनका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। इनका कलर क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि जो सब्सटेंस जल रहा है, राइट, जो कंबशन हो रहा है उस सब्सटेंस का नेचर भी डिफरेंस है और टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है फ्लेम का, राइट। नाउ लेट्स सी द कैंडल फ्लेम। ओके, जो कैंडल का फ्लेम होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। लाइट अ कैंडल इन द डार्क रूम एंड ऑब्जर्व द वेरियस जोन ऑफ कलर्स प्रोड्यूस्ड इन इट्स फ्लेम। द कैंडल फ्लेम हैज 3 zones of colors. These are non-luminous zone, luminous zone and dark zone. ओके तो आप क्या करोगे कि एक डार्क रूम में कैंडल जलाओगे और आपको ये 3 रीजन्स ऑब्जर्व करने हैं, राइट। तो आप क्या देखोगे, जो सबसे बाहर का रीजन है, राइट, उसमें क्या है, वो नॉन ल्यूमिनस जोन है। फिर उसके जो एक अंदर का रीजन होता है जो ये क्या येलोइश दिखता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस जोन। एंड देन कम्स दी डार्क जोन, जहाँ पे बिल्कुल ब्लैकिश एरिया दिखता है, राइट।
Now let's understand about the non-luminous zone. This is the outermost zone of the flame. There is complete combustion of wax vapor due to sufficient supply of oxygen from the surrounding air. The flame appears blue in this region because of complete burning of the wax vapor. This is the hottest part of the flame. Okay? So non-luminous zone जो ये outer zone होता है, right? जहाँ पे कैसा flame, blue color का flame आता है. तो ये वाला जो flame होता है ये एक outer most zone है flame का, और इसमें क्या wax vapor जो है वो completely burn हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनको sufficient oxygen मिलता है बाहर से, right? इसीलिए इनका जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मतलब यहाँ पे ये फ्लेम सबसे ज़्यादा हॉट होती है, राइट? नाउ लेट्स गेट टू अ क्वेश्चन. व्हाई डज चारकोल और कोल बर्न विद अ ग्लो नॉट अ फ्लेम, राइट? सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इज light a candle and let its flame stabilize. Hold a thin copper wire over the luminous zone of the candle flame. Now hold the wire over the non-luminous zone of the candle flame and observe. You will observe that the wire becomes black in luminous zone of the flames but gets red hot in the non-luminous zone of the flame. It shows that the non-luminous zone is the hottest part of the flame. राइट? सो आपको क्या करना है, कैंडल बर्न करके उसमें कॉपर वायर डालनी है. ठीक है, आपको दो जोन्स में ऑब्जर्व करना है, राइट? एक जो हमने क्या पढ़ा, आउटर मोस्ट जोन, दैट इज नॉन ल्यूमिनस जोन, और अंदर वाला जोन ल्यूमिनस जोन. दोनों में आपको एक बार ल्यूमिनस में और एक बार नॉन ल्यूमिनस जोन में आपको कॉपर वायर डालनी है. तो आप देखोगे कि जो सबसे नॉन ल्यूमिनस जोन में आपने कॉपर वायर डाली वो कैसी हो गई, रेड हॉट, राइट? सो इससे हमें क्या पता चला कि वहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है. ऑलराइट, नाउ लेट्स रीड अबाउट ल्यूमिनस जोन. This is the middle zone of the flame. It is yellow in color because of less supply of air, which cause rising of unburnt carbon particles. The heat produced converts the wax vapor into. Now let's go to the next page. Into carbon particles. When these unburnt carbon particles get extremely hot, they emit the yellowish light. The region is moderately hot. The yellow flame also leaves behind a black soot or residue which consists of unburnt carbon particles. Alright, तो जो luminous zone होता है उसमें क्या होता है, yellowish कलर का फ्लेम दिखता है. हमें yellowish कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन थोड़ा कम है, एयर का कॉन्टैक्ट कम है, राइट? तो इसीलिए वहाँ पे जो बर्निंग होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, राइट? वहाँ पे जो वैक्स बर्न हो रहा है वो किस में, कार्बन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है. और ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं वो जब बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाते हैं तो क्या, येलोइश लाइट एमिट करते हैं. ऑलराइट, इसीलिए इस जोन का कलर क्या आता है, येलो, राइट? तो ये देखा जाए ये वाला रीजन मॉडरेटली हॉट होता है एज कम्पेयर टू व्हाट, द आउटर रीजन, राइट? द येलो फ्लेम ऑल्सो लीव्स बिहाइंड अ ब्लैक सूट, ऑलराइट, और रेसिड्यू विच कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड पार्टिकल्स. तो ये जो येलो फ्लेम होता है क्या, सूट भी रिलीज करता है. Now let's pull your sleeves up and let's understand this concept. Fix a candle at the table and light it. Hold a clean glass slide for some time over the luminous zone. You will observe a dark black ring is formed on the glass slide due to the deposition of unburnt carbon particles which form soot. So basically आपको क्या करना है, एक कैंडल जला के उसको पेपर के ऊपर रखना है, राइट? पेपर उसके ऊपर रखना है. तो आप क्या देखोगे कि वहाँ पे एक ब्लैक कलर का एक डिपोजिशन आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, सूट. और उसको मेक श्योर क्या करना है, येलो वाले रीजन से आप उसको टच कर रहे हो. ठीक है, नाउ लेट्स रीड अबाउट द डार्क जोन. This is the innermost zone of the flame near the wick which is deficient in oxygen. Therefore, no combustion takes place in this zone. This zone consists of unburnt wax vapor. It appears dark black and is the least hot region of the candle. Right? So dark zone क्या हुआ, innermost zone जो होता है flame का उसको हम बोलते हैं dark zone. यहाँ पे oxygen deficient होता है. क्यों? क्योंकि उससे आगे की जो layer है, right? क्योंकि क्या innermost part है, alright? यहाँ पे सबसे कम कंबशन होता है या फिर नहीं कंबशन होता, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वैक्स के वेपर है वो अनबर्न्ट पाए जाते हैं, राइट? इसीलिए यहाँ पे क्या डार्क ब्लैक का आपको क्या दिखेगा,
सूट भी दिखेगा और ये रीजन जो होता है वो बहुत ही कम हॉट होता है. Now let's pull your sleeves again and let's do an experiment. Light a candle, place one end of the glass tube into the innermost part of the flame. Bring a lighted matchstick at the upper end of the glass tube. You will observe that the upper part of the tube will be lit up. This is because the wax vapor present in the inner zone rise up, flow up to the tube and serve as a fuel for the second flame. So basically आपको क्या करना है, एक ट्यूब लेनी है, हॉलो ट्यूब, राइट, और उसको एक बर्न्ड कैंडल में जो इनर मोस्ट एरिया है, राइट, ये जो इनर मोस्ट एरिया है जहाँ पे, उसके अंदर प्लेस करना है, राइट. अब आप क्या देखोगे, जो भी अनबर्न्ड चीज़ें हैं वो इस ट्यूब से ट्रांसफ़र होके दूसरे एंड तक जाएगी. दूसरे एंड पे आपको क्या सिर्फ मैच स्टिक रखनी है, राइट. यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे मैच स्टिक लाइट अप हो गई है. क्यों? क्योंकि ये जो इनर मोस्ट पार्ट था, वैक्स जो अनबर्न्ड था, वो मैचस्टिक के लिए क्या एज अ फ्यूल काम कर रही है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ अ कैंडल एक्चुअली बर्न्स. Candle is an amazing lighting system. A candle works with the help of two parts: the fuel, which is a paraffin wax, and the wick, made up of an absorbent material. When an external flame touches the end of the wick starts burning. Then the flame creeps down the sides of the wick and melts the wax surrounding the base of the wick. Then the molten wax rises up, the wick providing fuel for the flame, which starts glowing. The candle continues to burn through an ongoing cycle. The liquid wax gets heated more and hence form vapor. This wax vapor, on entering the combustion area of the flame, gets converted to heat and light energy, which melts more of solid wax. This cycle repeats itself until the wick get used up completely. Alright, तो बेसिकली कैंडल कैसे वर्क करती है? तो कैंडल में दो चीज़ें होती हैं, राइट. इट इज़ मेड ऑफ टू पार्ट्स. वन इज़ फ्यूल, which is paraffin wax, right, और दूसरी चीज़ होती है wick, right, which is made up of an absorbent material, right. तो जैसे ही जब आप एक एक्सटर्नल फ्लेम टच करते हो, राइट, जैसे कि आपके पास एक ये कैंडल है और ये क्या है, विक है, राइट, जिस पे आप जलाते हो, राइट, मैच स्टिक से. तो जैसे ही आप कैंडल जलाते हो तो क्या होता है, जो विक है, मतलब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो जलना स्टार्ट कर देता है. फिर जैसे जैसे इसका टेम्परेचर और वो नीचे तक आग जाती है तो क्या होता है, वैक्स जो है पिघलने लगता है. अब वैक्स पिघलने लगता है और फिर क्या होता है, जो मोल्टन वैक्स है वो भी नीचे नीचे ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, ठीक है, वो राइज अप होता है. और वो विक को क्या प्रोवाइड करता है, इसमें वो राइज अप होने लगता है लिक्विड बन के, तो उसको क्या प्रोवाइड करता है, फ्यूल प्रोवाइड करता है, राइट. इसीलिए क्या, फिर लाइट ग्लो करने लगती है और ऐसे ही क्या कैंडल बर्न करती है, राइट. यही चीज़ रिपीट होती रहती है. कब तक? जब तक जो विक है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो गया, राइट. नाउ लेट्स गो टू द वर्ड फाइंडर्स. Fuel, a substance that can be burned to produce energy. Calorific value, the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel. Soot, black deposit of carbon particles from a luminous flame. Acid rain, rain containing acids formed in the atmosphere by combination of sulfur dioxide and nitrogen oxide with water. Combustion, a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat and light. Now let's move to the next page. Incomplete combustion. Combustion taking place in insufficient oxygen. Explosion, a violent release of energy caused by a chemical reaction on ignition. Ignition temperature, the minimum temperature at which a fuel catches fire. Fire extinguishers, a device used to extinguish fire. Flame, a flame is a region where combustion of fuel takes place. Now let's take a look on these few points. A variety of fuels are used in homes, industries and in the transport sector. The fuels which occur in the same form as they occur in nature are called primary fuels. The fuels which are obtained from primary fuels after physical or chemical treatment are called secondary fuels. Renewable fuels are those which can be derived from the natural resources. Non-renewable fuels are those which are derived from non-renewable resources. The burning of fuel produces various harmful effects on environment.
animals, humans and plants. Complete combustion takes place in the presence of sufficient air or oxygen, resulting in the formation of carbon dioxide, water, heat and light. The three conditions required for combustion are presence of combustible substance, presence of supporter of combustion, attainment of proper ignition temperature. Spontaneous combustion occurs when substance begin to burn without being ignited by some external sources. Rapid combustion occurs when a substance catching fire instantly, even in the presence of small burning agent, right? Sudden combustion reaction in which large amount of gases are evolved along with heat, light and sound is known as explosion. Fire is the heat and light that comes from burning materials. Different types of fire extinguishers are used to put out fires of different kinds. The candle flame shows three distinct zones: non-luminous, luminous and dark zone. I hope ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.